तो अगर आप गूगल ड्राइव का जो मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया था वहाँ पर जाकर देखिए, तो पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 भी एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। तो पार्ट 2 को अगर आप ओपन करें, ये आपका मैनुअल है मोटर्स के लिए, एसी एंड डीसी मोटर्स। तो ये स्टार्ट हो रहा है डीसी मोटर्स के साथ, तो लेकिन हम एसी मोटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में चेक करें तो एसी मोटर्स का पेज ओपन कर लें, जाकर अपने पास ये मैनुअल डाउनलोड कर लें। तो यूनिट 4 आपका है इंडक्शन मोटर्स का, और 4.1 है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। आज जो हमने कवर करना है, यूनिट 4 कंप्लीट कवर करना है 4.1 से लेकर 4.3 तक। सॉरी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम कवर नहीं करेंगे, 4.1 से 4.3 तक कवर करेंगे। ठीक है, मैंने इस पर एक लेक्चर भी बनाया और वो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसका साइज थोड़ा ज़्यादा है तो वो एलएमएस पर अपलोड नहीं हो रहा, मैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर जाकर ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और सर ये मैनुअल्स वगैरह भी टीम्स पे ये क्लास मटेरियल में अपलोड कर। जी, मैं ये भी वहाँ अपलोड कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल अगर वो गूगल ड्राइव वाला लिंक आपको याद है तो वहाँ पर भी अपलोडेड है, वहाँ पर भी जाकर आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं उधर भी अपलोड कर देता हूँ टीम्स पर। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो ये टाइम लेगा, लेकिन हो जाएगा। आप लोगों ने इंडक्शन मोटर्स पढ़ी हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स पढ़ ली हैं, तो उससे आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट मिला? कोई एक्सप्लेन करेगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट है आपको? एनीवन? किसी को नहीं मालूम कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटेशन कैसे पैदा होती है? चलें, थोड़ा सा अगर नहीं आइडिया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जो आपके पास मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। बेसिकली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में आपके पास, इंडक्शन मोटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास स्टेटर होगा, एक आपके पास रोटर होगा। स्टेटर में आपके पास वाइंडिंग्स होती हैं और रोटर में इस तरह का केज होता है। ठीक है, ये केज में आपको मेटल बार्स नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये मेटल बार्स दोनों साइड से एक रिंग लगाकर शॉर्ट किए हुए हैं। तो ये रोटर जब आप स्टेटर वाइंडिंग्स के दरम्यान में प्लेस करते हैं और स्टेटर वाइंडिंग्स पर एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जो एसी वोल्टेज की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वजह से इन मेटल बार्स में भी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस होंगे, करंट इंड्यूस होगा। और ये मेटल बार चूंकि आपने शॉर्ट किए हुए दोनों साइड से, तो ये एक लूप आपने जनरेट किया हुआ है। बेसिकली एक सिंगल एक लूप है। ठीक है, दो मेटल बार्स को ज्वाइन करके एक लूप बन रहा है। तो इस लूप में करंट फ्लो होगा और इस करंट फ्लो होने की वजह से इस रोटर की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर के ऊपर है और जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में अट्रैक्शन पैदा करेंगी और रोटर रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जो रोटेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में अट्रैक्शन तो पैदा कर दी है, लेकिन रोटेशन के लिए ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट भी कर रही हो। स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी तो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेगी। तो ये दोनों आपस में मैग्नेटिकली लॉक्ड, कह लें लॉक्ड तो नहीं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो रोटर भी उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आपके पास जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें स्टेटर पर 3 वाइंडिंग्स होंगी और हर वाइंडिंग 120 डिग्री अपार्ट फिजिकली प्लेस है। तो आपने जब उसके ऊपर 3 फेज वोल्टेज अप्लाई किए
तो अगर आप डीसी की एग्जांपल लें, डीसी में जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी वाइंडिंग के ऊपर, तो फिक्स पोल्स के साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ठीक है। तो अगर आप डीसी की बात करें तो उसमें आपके पास जो पोलैरिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो फिक्स है, वो रोटेट नहीं कर रही, वो अल्टरनेटिंग शिफ्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर आप सिंगल फेज एसी की बात करें, वो अगर आप सिंगल फेज एसी किसी वाइंडिंग पर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि चूंकि एसी की पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल फ्लिप हो रही है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स हैं वो भी फ्लिप कर जाएंगे। ठीक है। जहाँ पर पहले नॉर्थ पोल था वहाँ पर साउथ आ जाएगा, जहाँ पर साउथ पोल था वहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो आप अगर आप फेजर ड्रा करें तो उसमें आप क्या देखेंगे, तो पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड का फेजर पॉजिटिव साइकिल के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, तो फिर नेगेटिव साइकिल के लिए वो फेजर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपके पोल्स रिवर्स हो रहे हैं हर हाफ साइकिल के बाद। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ एक ही एक्सिस के ऊपर टू एंड फ्रो अल्टरनेटिवली मूव कर रही है। फिर जब हम बात करते हैं थ्री फेज की पावर सप्लाई की, तो थ्री फेजेस में क्या होगा कि आप तीन वाइंडिंग्स चूज कर रहे हैं और तीनों वाइंडिंग्स 120 डिग्री अपार्ट प्लेस्ड हैं। तो पहले जो फेज नंबर वन है उसकी पीक आ रही है, उसके बाद फेज नंबर टू की पीक आ रही है, फिर उसके बाद फेज नंबर थ्री की पीक आ रही है। फिर और इसी तरह फेज नंबर वन अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, टू भी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, थ्री भी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपने वो फेजेस देखे थे, तीनों फेजेस फेज वन टू और थ्री के 120 डिग्री अपार्ट है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड के फेजेस होंगे वो भी तीनों फेजेस के 120 डिग्री अपार्ट होंगे। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड राइज करेगा, पीक तक जाएगा, और वहां से पीक से वापस डाउन डिक्रीज होकर जीरो पर आ जाएगा। जीरो से फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड राइज करेगा और फिर पीक तक जाएगा, नेगेटिव पीक तक, और फिर नेगेटिव पीक से रिटर्न होकर वापस जीरो की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो नेट इफेक्ट जनरेट होता है वो ऐसे लगता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तीनों फेजेस की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करके इनके आप वेक्टर एडिशन जब करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा वो यूं लगेगा कि वो रोटेट कर रहा है। ठीक है। 0 से 360 डिग्री वो रोटेट कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो डिपेंड करती है कि आपने फेज सीक्वेंस क्या रखा हुआ है। तो लेट्स सपोज आपने फेज सीक्वेंस ए बी सी रखा हुआ है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप कोई भी दो फेजेस को रिवर्स कर देंगे, लेट्स सपोज ए एंड बी को इंटरचेंज कर देते हैं, बी ए सी कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी, वो अब क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। जो पहले वाली डायरेक्शन थी उसके ऑपोजिट रोटेशन उसमें आ जाएगी। ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो उससे फायदा क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो रोटर की है वो भी चेंज हो जाएगी। मीन्स कि आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर की कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग टू फेजेस। ठीक है। कोई से भी दो फेजेस को, चाहे वो ए है चाहे बी है चाहे सी, इन तीनों में से कोई से भी दो फेजेस आप इंटरचेंज कर दें तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपकी चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और इस तरह डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपकी रोटर की भी चेंज हो जाएगी। पहले वो क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज था तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है। अगर आप दो दफ़ा चेंज करते हैं, मीन्स कि पहले आपने ए और बी को चेंज किया तो आपका फेज सीक्वेंस बी ए सी बन गया, और अगेन फिर आपने ए और सी को इंटरचेंज कर दिया, फिर आपका फेज सीक्वेंस बी सी ए बन जाएगा। तो बी सी ए इक्विवेलेंट है ए बी सी के। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल फेज सीक्वेंस था आप उस पर वापस आ गए। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो पहले थी आपके पास इंटरचेंजिंग से पहले, आपको वही डायरेक्शन पहले पहले वाले मिल जाएगी। लेट्स सपोज आप पहले ए बी सी फेज सीक्वेंस यूज कर रहे थे और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थी, आपने ए और बी को इंटरचेंज किया और वो क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दिया मोटर ने। फिर आप अगेन ए और सी को रिप्लेस करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है। तो दो दफ़ा अगर आप चेंज करेंगे फेजेस को तो ओरिजिनल वाला रोटेशन आपको मिलेगा, लेकिन अगर एक दफ़ा चेंज करेंगे तो रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है? यस सर। फाइल अभी तक अपलोड हो रही है। अच्छा, जो आपका लैब टास्क है इसमें आपने करना ये है कि डिफरेंट आपने ग्राफ्स बनाने हैं। तो ग्राफ्स कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उस लेक्चर में मैंने हार्डवेयर डेमो भी थोड़ा सा, जो पहला टास्क है वो मैंने आपको करके दिखाया है। तो बाकी जो टास्क है वो आपने खुद करने हैं। जो फर्स्ट टास्क है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अच्छा, जो सबसे पहला ग्राफ है वो आपने बनाना है टॉर्क वर्सेस स्पीड। आप इंडक्शन मोटर को कपल करेंगे एक डायनामोमीटर के साथ। आप डायनामोमीटर क्या चीज़ है, आपके पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है लैब में, आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें वो दिखाया हुआ है। डायनामोमीटर के थ्रू आप टॉर्क और स्पीड मेजर कर सकते हैं इंडक्शन मोटर की। ठीक है, तो आपने डायनामोमीटर को कपल करना है इंडक्शन मोटर के साथ और उसके थ्रू स्पीड मेजर करेंगे मोटर की, और साथ में आप उसका टॉर्क मेजर करेंगे। ठीक है, तो और उसी के थ्रू आप मोटर की ब्रेकिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मोटर की ब्रेकिंग करवाएंगे तो मोटर का जो जनरेटेड टॉर्क है वो ज़्यादा होता जाएगा, मोटर की स्पीड कम होती जाएगी, और मोटर का जो करंट है जो वो वापडा से ले रही है वो करंट ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, मीन्स कि मोटर अब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही होगी। तो आपने क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू एक ले रही है टॉर्क की। ठीक है, कि मीन्स के एट नो लोड, मीन्स के टॉर्क को इनिशियली आपने जीरो रखना है। डायनामो पर आप टॉर्क सिलेक्शन को जीरो करेंगे और स्पीड मेजर कर लेंगे, वो आपकी नो लोड स्पीड होगी। अब ये जो नो लोड स्पीड है ये रोटर की स्पीड है, और जो सिंक्रोनस स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड रोटर की स्पीड से ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडक्शन मोटर में हमेशा रोटर लैग कर रहा होता है सिंक्रोनस स्पीड से। तो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या है, 120 F/P, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। और जो मोटर है वो 4 पोल स्क्विरल केज मोटर है। जो मोटर है वो 4 पोल स्क्विरल केज मोटर है। तो पोल्स में आप 4 पुट करें, फ्रीक्वेंसी में आप 50 पुट करें, तो आपकी स्पीड निकल आएगी, सिंक्रोनस स्पीड। तो जो मोटर हम यूज़ कर रहे हैं इसकी सिंक्रोनस स्पीड है 1500, और जो इसकी रोटर की स्पीड है वो 1475 आपको मिलेगी या 1470 मिलेगी। तो रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होगी, और जैसे जैसे आप उसके ऊपर मैकेनिकल लोड बढ़ाएंगे, उसके ऊपर टॉर्क ज़्यादा, उसको लोड उसके ऊपर मैकेनिकली जो कपल्ड है डायनामो उसके थ्रू ब्रेकिंग करवाएंगे, तो टॉर्क जनरेटेड ज़्यादा होता जाएगा लेकिन स्पीड आपकी ड्रॉप करती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा जो ये आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसकी एक लिमिट है कि आप टॉर्क कितना लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे उसमें ये देखेंगे कि अगर आप टॉर्क को मज़ीद बढ़ाते जाएं तो एक टाइम आएगा कि आपकी स्पीड अचानक से ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, पहले आपकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही थी, एक कंसिस्टेंट वे में डिक्रीज कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस पर जाकर आपकी स्पीड अचानक से ड्रॉप करके काफ़ी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क। ठीक है, तो इस ब्रेक डाउन टॉर्क रीजन में जाकर आपकी स्पीड इन बहुत अचानक से डिक्रीज करके जीरो के करीब जाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो टॉर्क है जो मैक्सिमम टॉर्क है जो मोटर बर्दाश्त कर सकती है। इससे अगर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होने शुरू हो जाएगी, आप मोटर को ओवरलोड करना शुरू कर देंगे। तो आपने ब्रेकडाउन टॉर्क रीजन में नहीं जाना होता। ठीक है, आप जो इससे पहले वाला रीजन है आप उसी रेंज में रहते हैं। और एक ये वाला पॉइंट आपको दिखाया हुआ पीछे, ये आपका फुल लोड टॉर्क है। मीन्स कि यहाँ पर रहते हुए आपकी मोटर जो है वो फुली लोडेड है, मीन्स कि वो मैक्सिमम जो रेटेड करंट है वो कंज्यूम कर रही है। इससे आगे जाएंगे तो आपको स्पीड में डिक्रीज ज़्यादा नज़र आएगा और मोटर ओवरलोडेड में काम कर रही होगी। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे हार्डवेयर के ऊपर तो फुल लोड टॉर्क से जब ऊपर आप लेकर जाएंगे मोटर को तो आपने इसको ज़्यादा देर ऑपरेट नहीं करना, मैक्सिमम 5 मिनट्स तक आप इसको ऑपरेट करें, वरना मोटर ज़्यादा ओवर हीट होने लग जाएगी, वाइंडिंग्स डैमेज हो सकती हैं। जो रेटेड करंट है 220 वोल्ट पर, चूँकि ये 3 फेज मोटर है तो आप इसको स्टार कनेक्शन में भी कनेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो 220 वोल्ट के अगेंस्ट इसका जो रेटेड करंट है वो 0.7 एम्पियर्स है। लेकिन अगर आप इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो फिर इसका जो रेटेड करंट है वो 0.5 एम्पियर्स है एट 380 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद अगर आप ये जो ब्रेकडाउन रीजन है इस ब्रेकडाउन रीजन से आप मज़ीद आगे लेकर जाएंगे तो ये आपको एक नई टर्मिनोलॉजी नज़र आ रही है, लॉक्ड रोटर टॉर्क।
तो ये वो टॉर्क है जिस पर जाकर आपकी मोटर बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, ये वो टॉर्क है, लॉक रोटर टॉर्क। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मोटर बिल्कुल ही रुकने के करीब आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपने प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने का मेथड जो है वो आपको मालूम है, पहले भी हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं। आप डाटा टेबल में जाएंगे और इक्वल इंटरवल्स के साथ रीडिंग्स लेंगे, किसकी, टॉर्क और स्पीड की। ठीक है, उसके बाद ग्राफ पे क्लिक करेंगे, टॉर्क और उससे स्पीड का ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है कुछ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, जो आपकी डायग्राम है वो ये दी हुई है डायग्राम। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 3 फेज सप्लाई है और 3 फेज सप्लाई के साथ इंडक्शन मोटर कपल की हुई है। ये वाई कनेक्शन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो फेज 1 2 3 तीनों कनेक्शन स्क्विरल केज को दिए हुए हैं और इसका एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं वापस इस सप्लाई के न्यूट्रल के साथ। लेकिन वो कनेक्ट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपका लोड बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड का मतलब ये है कि जो तीनों फेजेस के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ लोड कनेक्टेड है, तो फिर आपको न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यूट्रल तीनों कर फेजेस का करंट ऐड अप होके न्यूट्रल वाली साइड पर ज़ीरो हो जाता है। तो जब करंट ही ज़ीरो है तो न्यूट्रल का कनेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका लोड अनबैलेंस्ड हो, जैसे तीनों फेजेस पे अनइक्वल लोड कनेक्टेड हो, फिर न्यूट्रल की तरफ जो तीनों करंट्स है उनका मैग्नीट्यूड अगर आप ऐड करेंगे तो तीनों करंट्स का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट आपको मिलेगा। तो वो करंट न्यूट्रल के थ्रू रिवर्स सप्लाई की तरफ फ्लो करता है। फिर आपको न्यूट्रल लगाना ज़रूरी है। लेकिन इस केस में हमारे पास 3 वाइंडिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं इंडक्शन मोटर की, तो ये बैलेंस लोड है। तो बैलेंस लोड के केस में आपको न्यूट्रल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ डायग्राम में शो नहीं किया हुआ। और आप 3 फेज पावर मेजर कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है पावर मेजरमेंट के 2 मेथड होते हैं, 3 वाट मीटर मेथड और 2 वाट मीटर मेथड। ये आपने पढ़े हैं पहले? ये नहीं Sir, पढ़े, no. 3 वाट मीटर 2? नो सर। No, sir. अच्छा, चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, आप 3 फेजेस में पावर मैयर करना चाहते हैं तो 3 फेज में आप फेज नंबर 1 की पावर अलग से मैयर करेंगे, 2 की अलग से मैयर करेंगे, 3 की अलग से मैयर करेंगे और तीनों को फिर ऐड कर देंगे। ये होता है 3 वाट मीटर मेथड। मीन्स कि आप करंट मैयर करेंगे फेज नंबर 1 का और वोल्टेज भी मैयर करेंगे फेज नंबर 1 की। इसी तरह करंट मैयर करेंगे फेज 2 का और वोल्टेज मैयर करेंगे फेज 2 की। इसी तरह करंट मैयर करेंगे फेज 3 का और वोल्टेज मैयर करेंगे फेज 3 की। ठीक है, मीन्स कि हर फेज की इंडिविजुअल पावर आप कैलकुलेट करेंगे और फिर तीनों फेजेस की पावर को ऐड करेंगे तो टोटल पावर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये 3 वाट मीटर मेथड होता है और नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं। एक नया मेथड है जिसको हम 2 वाट मीटर मेथड कहते हैं। अब 2 वाट मीटर, ये जो डायग्राम दिखाई हुई है ये 2 वाट मीटर मेथड की है। इसमें अगर आप देखें तो करंट वो मैयर कर रहा है सिर्फ फेज नंबर 1 और फेज नंबर 3 का। फेज नंबर 2 का करंट मैयर नहीं कर रहा। ठीक है, जो सेंटर वाला फेज है इसका करंट मैयर नहीं कर रहा। और इसी तरह जो वोल्टेज मैयर कर रहा है वो E1 मीटर उसने कनेक्ट किए, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट नहीं किया, लेकिन ये जो सेंटर वाला फेज है इसको रेफरेंस लेके फेज नंबर 1 और फेज नंबर 3 को मैयर कर रहा है। ठीक है, या फेज नंबर 2 को मैयर कर रहा है। तो जो एक एक फेज जो सेंटर वाला लाइन इसने दिखाई हुई है इसको आप रेफरेंस लेके फर्स्ट फेज और थर्ड फेज को मैयर कर रहे हैं वोल्टेज, और इसी तरह करंट भी आप मैयर कर रहे हैं फर्स्ट का और थर्ड का। तो इससे आपको क्या मिलेगा, जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, E1 और E2। ठीक है, ये क्या होगी 220 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, 380 वोल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, E1 पर भी और E2 पर भी। और जो I1 करंट होगा वो तो नॉर्मल करंट होगा, जो लाइन करंट है, चूंकि हम वाई कनेक्शन में है तो लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल होंगे। तो अब जो आप पावर निकालेंगे I1 मल्टीप्लाई बाई E1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई E2, तो जो टोटल पावर आपको मिलेगी ये एग्जैक्टली वही होगी जो कि आप 3 वाट मीटर मेथड में यूज़ करते थे। ठीक है, तो आप चाहे 3 वाट मीटर मेथड यूज़ करें या चाहे 2 वाट मीटर मेथड यूज़ करें, दोनों तरीके से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल जब ऐड करेंगे मीटर्स की पावर को तो जो टोटल पावर है वो दोनों केसेस में एक जैसी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आप चाहे इस मेथड से पावर निकालें चाहे 3 वाट मीटर से पावर कैलकुलेट करें, वो फर्क नहीं पड़ता, जिसमें आपके मीटर्स कम यूज़ होते हैं।
अच्छा, तो ये स्क्विरल केज मोटर के साथ अगर आप देखें तो ये डॉटेड लाइन जो दिखाई हुई है, इस डॉटेड लाइन के साथ इन्होंने कनेक्ट किया हुआ डायनामोमीटर। तो डायनामोमीटर के साथ आप टॉर्क मेजर कर सकते हैं और स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके थ्रू मोटर की ब्रेकिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। डायनामोमीटर इटसेल्फ एक डीसी मोटर होती है, ठीक है, जिसके साथ इनकोडर लगाकर हम इसकी स्पीड मेजर कर लेते हैं और साथ में हम इसका करंट मेजर करके टॉर्क निकाल रहे होते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस डीसी मोटर को मैं इंडक्शन मोटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना शुरू कर दूं तो ये क्या करेगा, उसकी ब्रेकिंग करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम इसको ब्रेकिंग भी करवा सकते हैं इंडक्शन मोटर की। अच्छा, फिलहाल हमने क्या करना है, इस डायनामो के थ्रू हमने टॉर्क और स्पीड मेजर करना है और ब्रेकिंग अप्लाई करके डिफरेंट टॉर्क के ऊपर स्पीड मेजर करके ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप थ्री फेज कनेक्शन करेंगे तो मोटर आपकी क्या रोटेट कर रही है, मोटर आपकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी और उसके रोटर की जो स्पीड है वो 1475 आरपीएम या 1470 इतनी आरपीएम आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपके क्या है, और रोटर के आरपीएम है। जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 है। आप लोगों को आइडिया होगा सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूले का, Yes, NS sir. इज इक्वल टू 120 F/P। अच्छा, चूंकि ये 4 पोल स्क्विरल केज मोटर है तो P के अंदर आप 4 इंसर्ट करेंगे। अच्छा, जो नो लोड स्पीड है वो, ये आपकी नो लोड स्पीड है, ठीक है। ये हमेशा कम होगी सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी नो लोड स्पीड है। फिर आप क्या करेंगे, मोटर की ब्रेकिंग अप्लाई करें और मोटर के ऊपर ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा अप्लाई करें कि मोटर में से रेटेड करंट फ्लो करने लग जाए, ठीक है। मीन्स कि आप डायनामो मीटर के ऊपर जो टॉर्क वाली नॉब है उसको बढ़ा, उसको रोटेट करेंगे, टॉर्क को इंक्रीज करते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि मोटर का जो इनपुट करंट है, जो I1 और I2 मीटर्स आपने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं, I1 के ऊपर 0.7 एम्पेयर और I2 पर भी 0.7 एम्पेयर डिस्प्ले में आने लग जाएगा, ठीक है। उसका मतलब है कि मोटर उस टाइम पर फुली लोडेड होगी, ठीक है। तो जब फुली लोडेड होगी तो उस टाइम मोटर की जो स्पीड है जो नो लोड स्पीड से कम होगी और जो टॉर्क है वो नो लोड टॉर्क से ज़्यादा होगा, ठीक है। जो करंट है वो भी नो लोड स्पीड, नो लोड करंट से जो नॉमिनल करंट है वो ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने नो लोड जो करंट था उसकी निस्बतन जो फुली लोडेड करंट है वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये करंट वो दिखा रहा है 0.46। इसने टॉर्क सेट किया हुआ यहाँ पर, इसने मोटर को लोड किया 175 वाट तक मोटर को लोड किया, ठीक है। और उस टाइम पर जो इसका करंट है वो है 0.46 फ्लो कर रहा है और जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो 120 न्यूटन मीटर्स और जो स्पीड है इस वक्त लोडेड कंडीशन में वो है 1400 आरपीएम, ठीक है। नो लोड स्पीड से लोडेड कंडीशन में स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, एक चीज़ है, मैं चले वो मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके वहाँ से दिखा देता हूँ। ये आपने नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड की आपने वैल्यूज नोट कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है, सेम चीज़ रिपीट करनी है, लेकिन टॉर्क को क्या करना है, इक्वल इंटरवल्स में इंक्रीज करना है 0.3 से लेकर 2.1 न्यूटन मीटर तक। और वैल्यूज़ को नोट करते जाना है। वैल्यूज़ आपने कौन कौन सी नोट करनी है, वोल्टेज की, करंट की, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, आउटपुट टॉर्क एंड स्पीड, एन स्पीड, मोटर की स्पीड। तो ये सब वैल्यूज आपने इन सब की मीटर सिर्फ मीटिंग विंडो में ऑन करने हैं और उसके बाद क्या करना है कि डायनामो के ऊपर टॉर्क को इंक्रीज करते जाना है इक्वल इंटरवल्स के साथ और इन सब वैल्यूज की डाटा टेबल में एंट्रीज क्रिएट करते जाना है, ठीक है। तो डाटा टेबल ओपन करके सिर्फ आपने रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना है, सब एंट्रीज जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जब आप 2.1 न्यूटन मीटर तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले आप इंक्रीमेंट 0.3 न्यूटन मीटर का करते, इसके बाद आप क्या करेंगे 0.1 न्यूटन मीटर का इंक्रीमेंट करें। तो पहले 0.3 था, स्टेप साइज आपका 0.3 था, अब आपने स्टेप साइज रिड्यूस करके 0.1 कर दिया। तो अब स्टेप साइज रिड्यूस करने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ रीडिंग्स ज़्यादा हो जाएंगी, ग्राफ आपका एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। और जब आप ये रीडिंग्स ले लेंगे तो आपके पास टेबल कुछ इस तरह का बनेगा। जो लाइन लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज तो वही रहेगी क्योंकि जो पावर सप्लाई की वोल्टेज तो फिक्स है।
जो लाइन करंट है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज होकर देखें 1.7 तक जाएगा। और इसी तरह एक्टिव पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, रेक्टिव पावर भी, पावर क्योंकि हम आउटपुट पावर ज़्यादा ले रहे हैं, रेक्टिव और रेक्टिव पावर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। और टॉर्क को हम बढ़ा रहे हैं इक्वल इंटरवल के साथ, 0.3 से हमने इंक्रीज करना शुरू किया, 2.1 तक लेके गए 0.3 के इंटरवल्स के साथ, और 2.1 के बाद हमने क्या किया कि 0.1 के इक्वल इंटरवल्स में इसको इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 2.72 तक, क्योंकि ये वो पॉइंट है यहाँ पर जाकर फिर आपकी मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, मोटर रुकने को आ जाएगी। स्पीड को अगर आप देखें तो ये आपकी नो लोड स्पीड है, ठीक है। और ये अगर आप चेक करें 2.1 के अगेंस्ट आपको मिलेगी, अगर आप इसको इंक्रीज करते जाएं 2.1 न्यूटन मीटर के अगेंस्ट आपको एक स्पीड मिल रही है, और इसी तरह 2.72 न्यूटन मीटर्स के अगेंस्ट भी आपको यहाँ स्पीड मिल रही है, ठीक है। लास्ट रीडिंग इसे 2.72 टॉर्क को रिड्यूस करके ले लिया, ठीक है। इससे पहले जो रीडिंग है वो 3.07 है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये जो स्पीड है ये ब्रेकडाउन रीजन की स्पीड है, इसके बाद स्पीड फौरन से ड्रॉप कर गई है, ठीक है, फौरन से ड्रॉप करके 210 पर आ गई है, क्योंकि आपने टॉर्क को मजीद जब बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, मोटर लॉक्ड रोटर कंडीशन में आ गई, और उससे क्या हुआ कि रोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप करके तकरीबन वो रुकने के करीब आ गया, ठीक है। जब आप ये टेबल जनरेट कर लेंगे तो फिर आपने इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। एक्स एक्सिस पे आपने टॉर्क लिया हुआ और वाई एक्सिस पे आपने स्पीड ली हुई है। तो जैसे जैसे आप टॉर्क बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क बढ़ाने से क्या हो रहा है, स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है, और एक पॉइंट आएगा, ये वो पॉइंट है जो ब्रेकडाउन रीजन है। और ब्रेकडाउन रीजन के बाद अगर आप टॉर्क मजीद बढ़ाएंगे तो फिर आपका रोटर जो है वो लॉक्ड रोटर कंडीशन में आ जाएगा, और ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी जो स्पीड है ये लॉक्ड और रोटर स्पीड होगी, ये मिनिमम स्पीड है मोटर की, ठीक है। ये ग्राफ आपने प्लॉट करना है। अच्छा, जो लेक्चर फाइल है वो अपलोड हो गई है, तो वो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर। अच्छा, जब आप ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो आपने ये बस ये बताना है कि जो ब्रेकडाउन टॉर्क है वो क्या है, और जो लॉक्ड रोटर रोटर टॉर्क है वो कौन सा है, ठीक है। तो जो ब्रेकडाउन टॉर्क और जो लॉक्ड रोटर टॉर्क है ये मोटर के नॉमिनल टॉर्क जो होता है, जो यूँ समझ लें कि जो रेटेड उसका मैक्सिमम टॉर्क है उसके 2.5 टू 2.3 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। और आपने चूंकि रीडिंग्स ली हुई हैं सारी, और सिंपली आपने ग्राफ में सिलेक्शन करनी है एक्टिव पावर की और रेक्टिव पावर की विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। सिंपली आपने सिलेक्शन चेंज करनी है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर आप स्पीड लें और वाई एक्सिस पे अगर आप पावर की ग्राफ प्लॉट करें, तो जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं मीन्स के टॉर्क को रिड्यूस कर रहे हैं, स्पीड और टॉर्क का इन्वर्स रिलेशन है, स्पीड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि टॉर्क रिड्यूस हो रहा है, टॉर्क रिड्यूस हो रहा है मीन्स कि आपने ब्रेकिंग कम अप्लाई करा, मैकेनिकल लोड आपने कम कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि पावर कम कंज्यूम होगी, तो रिएक्टिव और रियल पावर दोनों आपकी कम नजर आएंगी यहाँ पर। इसी तरह अगर आप स्पीड को रिड्यूस करेंगे और चेक करें, स्पीड रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आप पावर आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं, तो पावर आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी रियल और रिएक्टिव पावर दोनों आउटपुट आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप उसी डाटा टेबल से बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर यस और नो के आंसर आपने खुद करने हैं, उसी ग्राफ को देखकर। अच्छा, इसी तरह आपने करंट की भी रीडिंग्स ली हुई है, तो अगेन वही डाटा टेबल यूज़ करके आप स्पीड वर्सेस करंट का अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, अगेन स्पीड और टॉर्क का इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क आपका कम हो रहा है, और अगर टॉर्क आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मोटर आउटपुट पावर कम जनरेट करके मोटर पावर कम कंज्यूम कर रही है, तो आपका जो करंट है वो रिड्यूस कर जाएगा। और इसी तरह अगर आप स्पीड को रिड्यूस करके देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि करंट आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने मैकेनिकल लोड ज़्यादा कनेक्ट किया हुआ है, और उस टाइम पर
आपकी जो मोटर है वो फुली लोडेड कंडीशन में काम कर रही है, ठीक है, बल्कि ओवरलोडेड में काम कर रही है। ठीक है, ये एक ही डाटा टेबल आपका बनेगा और उसी से आपके 3-4 ग्राफ जनरेट होके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक करनी है। पहले अगर मोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों फेजेस को इंटरचेंज कर देना है। मोटर की वाइंडिंग्स पर जो 3 फेजेस कनेक्टेड है, उन 3 फेजेस में से कोई से भी 2 फेजेस आप इंटरचेंज कर दें, तो मोटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वो पहले क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी तब उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 4.1 है। मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड किया है जिनका सैंड बॉक्स का इशू आ रहा था उनके लिए। एक सॉफ्टवेयर है सैंड बॉक्सी। तो अगर आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पर, तो मुझे अभी तक वो डेमो वर्जन का इशू नहीं आया। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है, मैं इसका सेटअप भी अपलोड कर देता हूँ। तो सिंपली आप रन राइट क्लिक करें, रन सैंड बॉक्स पर जाएं और रन एनी प्रोग्राम पर क्लिक करें और ब्राउज में जाकर आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सैंड बॉक्स में चलाना चाहते हैं। ठीक है, जो मीन्स कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप चलाना चाहते हैं। सर वैसे अगर हम इस सॉफ्टवेयर को फिर से डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करें तो वो फिर इशू नहीं करता? नहीं, मैंने तो जहाँ तक ट्राई किया था, डेमो वर्जन जब उसका एक्सपायर होता है तो फिर बेशक आप उसको रीइंस्टॉल भी करें। जब तक आप विंडो रिन्यू नहीं करते वो दोबारा से आप नहीं चला सकते उसको। अब विंडो रिन्यू नहीं करते? हाँ, मीन्स कि एक दफ़ा जब इसका डेमो एक्सपायर हो जाए तो दोबारा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा सर, फिर बिकॉज मैंने अभी लेकिन किया था, मैंने इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया था तो वो मेरा चल गया था। अच्छा, चलें ठीक है, अगर चल रहा है तो फिर तो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर किसी का इशू आ रहा है तो ये जो सैंड बॉक्सी, ये मैंने नया वर्चुअल एनवायरनमेंट का सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है। तो अगर आप ये भी यूज़ करें, मैं भी काफ़ी दिनों से इसको ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी तक इसका मुझे कोई इशू नहीं आया। तो जिन लोगों के पास सैंड बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है या सैंड बॉक्स इशू कर रहे हैं तो वो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें। राइट सर। अच्छा, तो मैंने अभी डाटा एक्विजिशन, पावर सप्लाई और ये डायनामोमीटर है, ये मैंने प्लेस कर दिया। और इसी तरह आप क्या करें, स्क्विरल केज मोटर ये भी प्लेस कर लें साथ में। तो ये डायनामो का व्यू मैंने बड़ा क्लोजअप वीडियो लेक्चर में भी दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप इसकी स्क्विरल केज मोटर का फ्रंट चेक करें तो आपको 3 वाइंडिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इन 3 वाइंडिंग्स को आप वाई कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेटर की वाइंडिंग्स हैं। और इसी तरह जो रोटर है, रोटर की कोई भी वाइंडिंग, रोटर पे तो एक केज होता है, मेटल का केज होता है, मेटल बार्स होती हैं केज की शक्ल में। उसको कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देना होता आपने। ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बस इंड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन की वजह से स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो रोटेट करेगी और उसके साथ साथ रोटर रोटेट करेगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो डायनामोमीटर है इसके ऊपर अगर आप देखें तो टॉर्क आउटपुट, स्पीड आउटपुट और इनकोडर आउटपुट्स। तो इनकोडर आउटपुट हम यूज़ नहीं करते। टॉर्क और स्पीड आउटपुट्स जो हैं ये लीड से हम कनेक्ट कर देते हैं। डाटा एक्विजिशन पर भी टॉर्क और स्पीड इनपुट्स की ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क इनपुट, टॉर्क, स्पीड और ग्राउंड, तो टॉर्क वाली लीड टॉर्क को कनेक्ट हो जाएगी, स्पीड वाली स्पीड को हो जाएगी और ग्राउंड ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ये डायनामोमीटर में स्पीड और टॉर्क मेजर करके देगा।
इसी तरह इसके ऊपर अगर आप देखें तो मोड सिलेक्शन की एक ऑप्शन है आपके पास, प्राइम मूवर और डायनामोमीटर। प्राइम मूवर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम डायनामो पर यूज़ रखेंगे इसको। तो डायनामो पर क्या करेगा, जब हम इसको डायनामो करेंगे तो ये वाली जो इसके अंदर डीसी मोटर लगी हुई है, ये डीसी मोटर एज अ लोड काम करेगी इंडक्शन मोटर के ऊपर, ठीक है। और फिर इसके साथ ये जो मैनुअल की नॉब नज़र आ रही है, इस मैनुअल की नॉब के साथ आप क्या कर सकते हैं, इस मोटर के थ्रू इंडक्शन मोटर पर ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो डीसी मोटर है ये एज अ लोड काम कर रही होगी इंडक्शन मोटर के ऊपर। लेकिन अगर आप इस स्विच को प्राइम मूवर की तरफ रखते हैं तो ये जो डीसी मोटर है ये एज अ मोटर काम करेगी, और इसके साथ जो भी चीज़ आप कपल करेंगे, जैसे अभी हमने इंडक्शन मोटर कपल की हुई है, वो एज अ जनरेटर काम करेगी, ठीक है। तो फिर जो इंडक्शन मोटर है वो एज अ लोड बन जाएगी, और ये जो प्राइम मूवर है ये एज अ मोटर काम करेगा, ठीक है। और फिर इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप इसको 1 और 2 इनपुट्स पर आप वेरिएबल डीसी दे सकते हैं, और इसकी स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, डायनामो पर यूज़ करेंगे, तो आप इसको डायनामो कर दें। और इसी तरह ये जो ऊपर एलसीडी आपको नज़र आ रही है, ये डिस्प्ले की एलसीडी है, इस पर आपको टॉर्क और स्पीड, ये दोनों चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी, ठीक है। तो अगर आप इसको टॉर्क पर रखेंगे तो टॉर्क नज़र आएगा, स्पीड पर रखेंगे तो स्पीड नज़र आएगी, ठीक है। ये वो वाला टॉर्क है जो कि हम ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो मोटर के ऊपर, इंडक्शन मोटर के ऊपर एक्सटर्नल जो टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वो वाला टॉर्क है, आपको यहाँ डिस्प्ले पर आएगा, जिसको आपने इक्वल इंटरवल्स के साथ वेरी करके आउटपुट लेनी है, ठीक है। स्पीड वर्सेस टॉर्क का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब आपने दोनों मोटर्स को आपस में बेल्ट के थ्रू कपल करना है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और लोअर फ्रंट पैनल पर क्लिक करेंगे तो इसका फ्रंट पैनल ओपन हो जाएगा। इसी तरह इंडक्शन मोटर का भी फ्रंट पैनल ओपन करें, और ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है इसको क्लिक करके दूसरे ब्लैक डॉट पर ले जाएंगे तो ये आपकी बेल्ट कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बेल्ट कनेक्ट करेंगे तो दोनों आपस में कपल होंगे। इसी तरह फिर फ्रंट पैनल को रेस कर लें, ठीक है, या बेल्ट के थ्रू कपल लें। बाकी कनेक्शन आपने कैसे करना है, यहाँ पर आपने वाई कनेक्शन बनाना है, तो उसका मतलब है कि 4, 5 और 6 वाइंडिंग आप कॉमन कर दें, ठीक है, ये आपने कॉमन कर दी। और 1, 2, 3 पर आप क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम 2 वाट मीटर मेथड यूज करें तो 2 वाट मीटर में क्या होगा, जो फेज 1 है उस पर आप 1 एम्पेयर मीटर लगा रहे हैं, और फेज नंबर 3 पर आप 1 एम्पेयर मीटर लगा रहे हैं, और जो फेज नंबर 2 है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है आपका मोटर के साथ। इसी तरह जो वोल्ट मीटर है वो फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2 के साथ लगेगा, और दूसरा वोल्ट मीटर भी फेज नंबर 3 और फेज नंबर 2 के साथ लगेगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर्स मैंने कनेक्ट कर दिए। अब आपने क्या करना है कि लो पावर इनपुट्स देनी है, डायनामो को भी देनी है और डाटा एक्विजिशन को भी देनी है। तो यहाँ से लो पावर इनपुट आप डायनामो को प्रोवाइड करें और डाटा एक्विजिशन को भी प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और इसी तरह जो टॉर्क और स्पीड की आउटपुट्स हैं डायनामो की, वो आपने कनेक्ट कर देनी है डाटा एक्विजिशन की टॉर्क और स्पीड इनपुट्स की, ठीक है। और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। स्विच आपने डायनामो का प्राइम मूवर पर नहीं रखना, इसको डायनामो पर रखेंगे। और टॉर्क सिलेक्शन तो आप चेक कर सकते हैं, टॉर्क और स्पीड दोनों चीज़ें यहाँ से वेरी करके चेक कर सकते हैं।
अब अगर आप इसकी पावर ऑन करें, ठीक है, स्पीड में वोल्टेज 100% कर दिया और यहाँ से इसकी नॉब स्विच को स्पीड पर कन्वर्ट कर लें। तो वोल्टेज मैंने फुल रखी हुई है, 220 वोल्ट इंडिविजुअल वाइंडिंग पर अप्लाई कर दी है। और इस टाइम पर अगर आप इसकी स्पीड देखें तो आपको नज़र आ रही है 1476, ठीक है। और इसी तरह अगर आप स्पीड को चेंज करेंगे, वोल्टेज को चेंज करेंगे, तो स्पीड आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो वोल्टेज वर्सेस स्पीड का भी ग्राफ प्लॉट करना है, वो आपने थर्ड 4.3 यूनिट में जाकर करना है। तो 4.1 में आपने क्या करना है, टॉर्क वर्सेस स्पीड, टॉर्क वर्सेस करंट, टॉर्क वर्सेस पावर, ठीक है, ये आपने ग्राफ प्लॉट करने सारे। तो अब अगर आप ये देखें तो जो मैनुअल की नॉब मैं आपको बता रहा था, इस मैनुअल की नॉब के साथ आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क वेरी कर सकते हैं, मोटर के ऊपर ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो देखें, इसको टॉर्क के ऊपर शिफ्ट करें, डिस्प्ले आप, ये आपका टॉर्क का डिस्प्ले अभी 0 दिखा रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर ब्रेकिंग अप्लाई करता हूँ तो आपको टॉर्क में इंक्रीमेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपको ये आपने यही टॉर्क आपने वेरी करना है, ठीक है। इस मैनुअल के नॉब को आप रोटेट करेंगे और 0.3 के इंक्रीमेंट्स, इक्वल इंक्रीमेंट्स के साथ आपने वैल्यूज नोट करनी है, टॉर्क, स्पीड, रियल पावर, रिएक्टिव पावर और लाइन करंट्स और लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने इक्वल इंटरवल्स के साथ इनका डाटा टेबल आपने बिल्ड करना है, उसके बाद ग्राफ बिल्ड करने हैं। अच्छा, अगर आप मीटरिंग विंडो ओपन करें, तो ये E1 और E2 लाइन वोल्टेज आपको दिखा रहे हैं और I1 और I2 आपको लाइन करंट दिखा रहे हैं, ठीक है। और E3 आपका यूज़ नहीं हो रहा, I3 यूज़ नहीं हो रहा। टॉर्क का मीटर ऑन कर लें, स्पीड का मीटर ऑन कर लें। अब अगर आप देखें तो जो P2 है और P1 है, P1 आपके पास नेगेटिव शो कर रहा है, P2 आपके पास 93 शो पॉजिटिव में शो कर रहा है। चूंकि ये 2 वाट मीटर मेथड है तो इसमें आप जो पावर यूज़ करेंगे वो टोटल पावर को देखेंगे। जैसे ये जो मीटर A to F, ABCDEF, ये 6 मीटर्स हैं, ये प्रोग्रामेबल मीटर्स हैं। आप इसके ऊपर जाकर अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर पावर की समेशन चाहिए P1 प्लस P2, तो यहाँ पर आपको P1 प्लस P2 मिल जाएगा। तो ये जो P1 प्लस P2 ही दिखा रहा है, ये टोटल 3 फेज पावर है जो कि मोटर कंज्यूम कर रही है, ठीक है। टॉर्क इस वक्त 0 है, टॉर्क इस वक्त 0 है। तो अगर आप टॉर्क के मीटर पे देखें तो आपको यहाँ पर NC लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये C में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। C और NC में क्या फर्क है, C रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्शन फैक्टर को, NC रिप्रेजेंट कर रहा है नो करेक्शन फैक्टर को, ठीक है। मीन के करेक्शन अप्लाई हो रही है या करेक्शन अप्लाई नहीं हो रही। अब ये करेक्शन क्या चीज़ है, आपने चूंकि डायनामो को कपल किया हुआ है इंडक्शन मोटर के साथ, तो डायनामो के भी कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हैं, डायनामो को भी रोटेट करवाने के लिए कुछ टॉर्क कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम चूंकि डायनामो का टॉर्क यहाँ पे 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, हम यूँ ज्यूम कर रहे हैं कि डायनामो कोई टॉर्क कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि डायनामो के टॉर्क को निगलेक्ट कर दिया, तो करेक्शन फैक्टर को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो टॉर्क आपको यहाँ 0 दिखा रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअल टॉर्क देखना चाहते हैं मोटर का, जो कि मोटर जनरेट कर रही है, जो कि डायनामो कंज्यूम कर रहा है एट नो ब्रेकिंग। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसको मोड चेंज करके C में ले जाएं। तो अभी आपको दिखाएगा कि 0.319 न्यूटन मीटर का टॉर्क कंज्यूम कर रहा है डायनामो अपने फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप डायनामो की अपनी ये जो डिस्प्ले वाली विंडो है इस पर देखेंगे तो ये आपको 0.00 ही दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो वाला टॉर्क है जो कि हम एडिशनल अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स के ये यूँ समझ लें आपके जिस तरह जीरो ऑफसेट, जो जीरो एरर है, ये वो चीज़ है, आपने जीरो एरर को बीच में इग्नोर किया हुआ है इस वाली विंडो में, ठीक है। मीन्स के अगर आप
मोटर का टॉर्क मेजर कर रहे हैं तो वो है 0.3 न्यूटन मीटर, लेकिन अगर आप डायनामो का जो ब्रेकिंग वाला टॉर्क है वो मेजर कर रहे हैं तो वो इस वक्त 0 है। और अगर आप इस ब्रेकिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं तो ब्रेकिंग का टॉर्क आपने कितना अप्लाई किया हुआ है 0.48, लेकिन मोटर जो जितना टोटल टॉर्क जनरेट कर रही है वो 0.48 प्लस 0.3। ठीक है, तो वो जो टोटल टॉर्क जो मोटर जनरेट कर रही है वो कितना है 0.79 न्यूटन मीटर्स। ठीक है, इसमें ब्रेकिंग वाला टॉर्क भी शामिल है, प्लस इसमें डायनामो को रन करने के लिए जो टॉर्क कंज्यूमर है वो भी शामिल है। और टोटल पावर आपकी ये दिखा रहा है 148, क्योंकि हमने ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं तो अब पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और करंट भी आपका इनपुट अब ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्या सर करना है अगर ये कि ब्रेकिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो मोटर की मूवमेंट के, तो सर ये कम हो जाएगा ना टोटल? ब्रेकिंग हमेशा होती ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मीन्स के जो अगर इंडक्शन मोटर आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ब्रेकिंग एक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सर फिर ये इंक्रीज कैसे हो रहा है टोटल टॉर्क? ये तो डिक्रीज हो जाना चाहिए। देखिए, टॉर्क और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टॉर्क इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आप मोटर से आउटपुट पावर ज़्यादा ले रहे हैं। और आउटपुट पावर ज़्यादा कैसे ले रहे हैं? आप जो डायनामो कनेक्टेड है, डायनामो को रोटेट करवा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मीन्स के इंडक्शन मोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और डायनामो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, मोटर को जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन मेंटेन रखने के लिए। अब वो जोर ज़्यादा लगा रही है तो ठीक हो गया सर। वो करंट ज़्यादा कंज्यूम कर रही है और वो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। अब करंट ज़्यादा कंज्यूम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो टॉर्क भी ज़्यादा जनरेट कर रही है। ठीक है, तो मैनुअल में आप जब रीडिंग्स ले रहे होंगे तो वहाँ पर उसने 2-3 जगह पर ये बताया हुआ है कि आप ये टॉर्क वाले मीटर को करेक्शन और नॉट करेक्शन वाले मीटर की सिलेक्शन करें। तो अगर आप इसको नो करेक्शन पर रखेंगे तो ये वो वाला टॉर्क दिखाएगा जो कि आपने ब्रेकिंग का अप्लाई किया हुआ मोटर के ऊपर। अगर आप इसको करेक्शन पे ले जाएंगे तो ये वो वाला टॉर्क आपको दिखाएगा जो कि टोटल टॉर्क मोटर जनरेट कर रही है। इसमें ब्रेकिंग वाला टॉर्क भी शामिल है, प्लस इसमें डायनामो को रन करने के लिए जो टॉर्क कंज्यूम हो रहा है वो भी शामिल है। ठीक है, जो कि 0.3 समथिंग डायनामो को रन करने के लिए टॉर्क कंज्यूम हो रहा था वो भी इसमें ऐड अप होकर दिखाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप आपने रीडिंग्स कैसे लेनी है। ये प्रोग्रामेबल मीटर्स होते हैं ABCDEF। यहाँ पर जाके राइट क्लिक करें, मीटर सेटिंग्स में जाकर आप अपनी मर्जी का कोई भी जो अवेलेबल फंक्शन है उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं पावर मेजर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे रियल पावर भी चाहिए, रिएक्टिव पावर भी चाहिए। तो रियल पावर का मीटर तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, P1 E1 मल्टीप्लाई बाई I1, इनकी जो रियल पावर जनरेट होकर आई। मुझे यहाँ पर रिएक्टिव पावर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाकर अगेन यही मीटर प्लेस करता हूँ। पावर का मीटर सेलेक्ट करके PQS1 E1 I1 ये मैंने प्लेस किया। और इसके जो मीटर पे आपकी P नज़र आ रहा है इस पर, सॉरी, अच्छा, इस मीटर के नीचे आपको यहाँ पर पावर की सिलेक्शन नज़र आ रही होती है। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रियल, रिएक्टिव और अपेरेंट आप तीनों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमने रियल और रिएक्टिव दोनों मेजर करने E1 और I1 के लिए, तो आपने ये एडिशनल मीटर लगाकर रिएक्टिव पावर भी नोट कर ले और रियल पावर ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले में आ रही है। इसी तरह आप मीटर C की सेटिंग में जाकर रिएक्टिव पावर कंज्यूम जो हो रही है वो देख सकते हैं सेकंड फेज के लिए। ठीक है, मींस के E2 और I2 के लिए। ठीक है, अगेन ये आपको रियल पावर दिखा रहा है और इसके पी पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिएक्टिव पावर दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फेजेस की, दोनों मीटर्स के लिए रियल और रिएक्टिव आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 3 वाट मीटर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एक और मीटर प्लेस कर लें थर्ड पावर के लिए भी। P3 के साथ Q3 आपको डिस्प्ले में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सब आपने नोट करनी है। और डाटा टेबल आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि डाटा टेबल आप कैसे बिल्ड करते हैं। या टॉप पर आपको डाटा टेबल की ऑप्शन अवेलेबल है।
अच्छा, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा, ये आपका डाटा टेबल यहाँ पर अवेलेबल है, और इसमें जब आप रिकॉर्ड का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से मीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो E1 E2 I1 I2 इस तरह रियल पावर्स, रिएक्टिव पावर्स, टॉर्क, स्पीड, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। तो इसको ओके करें, तो यहाँ पर वो रीडिंग क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, इस तरह आपने करना है क्या है कि जीरो से आपने स्टार्ट लेना है, टॉर्क को जीरो से स्टार्ट लेना है, 0.3, 0.6, 0.9, 1.12। ठीक है, इसी तरह 0.33 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और आप यहाँ पर रीडिंग सेव करते जाएंगे। रीडिंग सेव करने के बाद आपने ग्राफ का बटन प्रेस करना है, और जो जो ग्राफ्स आपको चाहिए वो ग्राफ आप बिल्ड करते जाएंगे। जैसे आपको फॉर एग्जांपल टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ चाहिए, तो आपके पास यहाँ टॉर्क की रीडिंग भी है, स्पीड की रीडिंग भी है। इसी तरह स्पीड वर्सेस करंट चाहिए, तो वो भी आपने रीडिंग्स ली हुई हैं। इसी तरह आपको स्पीड वर्सेस रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर चाहिए, वो भी आपने रीडिंग्स ली हुई हैं। तो वो आप यहाँ पे सिलेक्शन करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो, ये आपका हो गया 4.1 और 4.3। सर ठीक है, ये जी सर जी जी सर ये बताएं। ये टॉर्क आपने इधर ये भी जो वैल्यू रिकॉर्ड हुई है ये 0.8 हुई है, तो हमने मसन जो नो करेक्शन वाला फैक्टर है वो ही लेना है? नहीं, आपने करेक्शन फैक्टर वाला अप्लाई करके लेना है। ओके सर। वो आपको मैनुअल में जहाँ जहाँ पे टॉर्क यूज हो रहा है ना, वहाँ पे वो हर जगह पे बता रहा है आपको कि आपने करेक्शन फैक्टर वाले ऑप्शन को ऑन करना है। ठीक है, और सर यहाँ पे आपने अभी बताया कि हमने स्पीड और टॉर्क के दरमियान ग्राफ लेना है। सर मैनुअल में लिखा हुआ है ना, अभी आपने पावर वगैरह की भी डिस्कशन की, तो जिस जिस चीज का ग्राफ बनाना है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है ना? हाँ, एक एक चीज मेंशन्ड है, स्टेप वाइज एक एक चीज मेंशन्ड है कि आपने पहले कौन सी चीज का ग्राफ प्लॉट करना है, फिर कौन सी चीज का करना है, उसके बाद क्या करना है, और किस किस तरीके से करना है। एक एक चीज वो स्टेप वाइज मेंशन की हुई है। ओके सर, समझ आया। ठीक है, तो ये जो आपके यूनिट 4 है ना, इसके अंदर 3 सब यूनिट्स हैं, मीन्स के 4.1, 4.2 और 4.3। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है 4.1 और 4.3 आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह 4.2 जो है, 4.2 में एक स्पेशल टॉपिक है जिसको एडी करंट ब्रेक को कह रहे हैं। तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। 4.1 और 4.3 आप कर लें। वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, और साथ में मैं ये जो सॉफ्टवेयर है नया वाला, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। और जिन लोगों को इशू आ रहा है ये लैब वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर, जिनका इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है, जो मुझे लगता है कि आपके विंडोज़ में कुछ फर्क इशू है, या विंडोज़ आपके वो अलाउ नहीं कर रही सॉफ्टवेयर को, क्योंकि मैं खुद 5 डिफरेंट पीसीज पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देख चुका हूँ, मेरे पास किसी पीसी पर भी क्रैश नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई इशू है, तो आप भी अपने एंड पर विंडोज़ चेंज करके देखें, किसी दूसरे पीसी पर इंस्टॉल करके देखें, तो वो चल पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, विंडो क्रैश हो जाती है जब वो इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, तो वो किसी दूसरे पीसी पर करके ट्राई करें। हो सकता है कि विंडोज़ उनको अलाउ ना कर रही हो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन को, या कुछ और इशू हो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। सर एक्चुअली मैं जब आपने बताया था ना कि सैंडबॉक्स पे इसको इंस्टॉल करने और यूज़ करने, तो मैं उससे पहले विंडोज़ पे इंस्टॉल एक दफ़ा कर चुका था, तो मे भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि मेरे भी सैंडबॉक्स पे नहीं चल रहा। अच्छा, फिर सैंडबॉक्स मींस के वैसे आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है, वैसे चल रहा है? नहीं नहीं चल रहा ना, सैंडबॉक्स पे भी नहीं चल रहा, विंडोज़ पे तो चलना ही नहीं था ना, मतलब आपने कहा था कि उसको चलाना ही नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा विंडोज़ पे इंस्टॉल करके चला चुका था, तो शायद इस वजह से सैंडबॉक्स पे दोबारा नहीं चल रहा। नहीं नहीं, वो उसका इशू नहीं होता, वो तो चल जाता है अगर आप दोनों जगह चलाएं, दोनों जगह चलना चाहिए। अभी आपका इशू क्या आ रहा है कि आप विंडोज़ पे भी चला रहे हैं तो ओपन ही नहीं होता सॉफ्टवेयर? नो सर, नहीं ओपन हो रहा। सी में कोई फाइल्स पूरी नहीं है, मैं इंस्टॉल करता हूँ तो कह रहे हैं कि
स्कीम में जहाँ पे वो फाइल शो कर रहे होते, मैंने आपको जब आप स्टार्ट कर रहे थे लैब तो ओपन करते हैं ना, मैं उस तरह से नेविगेट करता हूँ, मैंने इस तरह ओपन किया था। लेकिन आपकी अच्छा फाइल्स कुछ और है, मेरी कुछ और है, फाइल्स पूरी नहीं है मेरी। अच्छा, आप ऐसे करें कि मैंने ये जो वर्जन ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने एलएमएस पर दोबारा अपलोड कर दिया, तो आप एलएमएस से ये वाला सॉफ्टवेयर दोबारा डाउनलोड करें और इसके बाद इसको इंस्टॉल करके देखें। उम्मीद है आपका मसला हल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अभी तक कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को लैब में जो हमने किए? अच्छा, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो ट्रांसफार्मर्स के रिलेटेड हैं, ठीक है, और एक इंडक्शन मोटर के रिलेटेड ये वीडियो है। खैर ये मैंने वीडियो अपने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें भी इंक्लूड की हुई है, लेकिन ये मैं अपलोड भी कर देता हूँ साथ। वेक्टर ग्रुपिंग ऑफ सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, ये मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ टीम्स पर या एलएमएस पर, जहाँ पे भी अपलोड हो सका। तो आप ये लेक्चर एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये लैब का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप ये लेक्चर सुन लें तो आपको बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके थ्रू भी, थ्री फेज कनेक्शंस के लिए। और इसी तरह जो आपने सिंगल फेज में एडी करंट पढ़ा था, जो हमने रिंग देखा था कि रिंग आपकी फ्लोट कर रही थी, तो उसमें कंफ्यूजन थी कि रिंग आपकी कोर के एक साइड पर फ्लोट करती थी, दूसरी साइड पर नहीं करती थी। बेसिकली रिंग आपकी दोनों साइड्स पर ही फ्लोट करती है, ठीक है। बस वो ये है कि चूंकि वो वाइंडिंग्स की प्लेसमेंट ऐसी है कि वो कोर के एक साइड के ज़्यादा करीब है, दूसरी साइड से दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक साइड पर ज़्यादा होती है, दूसरी साइड पर कम होती है। तो रिंग एक साइड पर ज़्यादा फ्लोट करती है, एक साइड पर फ्लोट या तो करती नहीं है या थोड़ी सी फ्लोट कर रही होती है। तो बहरहाल रिंग दोनों साइड्स पर फ्लोट करेगी। लेकिन ये एक लेक्चर है, अगर आप ये चैनल फॉलो करते हैं ये इलेक्ट्रो बूम, तो वहाँ पर ये लेक्चर पड़ा हुआ है इस बंदे की, आप जाकर वीडियो देखें, दी अमेजिंग एडी करंट। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एडी करंट क्या होता है और क्यों पैदा होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर या एलएमएस पर। तो आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सर जी, सर आपने भी पार्ट 2 अपलोड किया है सर, अगर आप काइंडली पार्ट 1 भी अपलोड कर दे। मैं कर देता हूँ, पार्ट 1 भी कर देता हूँ। अच्छा, जो मैंने अभी पीडीएफ ओपन की हुई थी वो इंस्ट्रक्टर गाइड थी, तो आपको जो मैंने पार्ट 2 शेयर किया वो स्टूडेंट मैनुअल है, ठीक है। तो बस फ़र्क क्या है कि चीज़ एक ही है, बस इंस्ट्रक्टर गाइड में रिजल्ट्स डिस्प्ले साथ में मेंशन्ड है, मीन्स के ग्राफ ड्रा करके दिए हुए और वो भी किए हुए। मैं वो चीज़ भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप जब खुद परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल हो। सर लैब से थोड़ा ऑफ टॉपिक थोड़ा क्वेश्चन है। सर वो उस टाइम में हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे और जो जनरली जो जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं ना, दे वर वेरी कंफ्यूजिंग कि इसमें कौन सी चीज पर फेज है, कौन सी चीज कैसे है। लाइक एक चीज खाली एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें था कैरेक्टरिस्टिक्स में? Caronago. हेलो, You like my new जी sweater? It's बताएं। so warm. अच्छा आप अपने माइक्स ऑफ कर रहे हैं, जो भी ये बीच में फालतू बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर, बताएं, आप बताएं आप क्या कह रहे थे। सर तो क्वेश्चन था कि द जनरेटर इज वाई कनेक्टेड एंड द वोल्टेज इज 2300। अभी 2300 इसके पर फेज वोल्टेज आ रही है या 2300 लाइंस के दरमियान की वोल्टेज आ रही है? बिकॉज़ ऑब्वियसली रिजल्ट तो काफी डिफरेंट हो जाएगा आखिर में। हाँ, अगर जनरली जो बाई कनेक्शन में बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम पर फेज वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं, मींस के फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं, ओ तो मतलब ये ठीक है। तो 2300 जो है ये 2300 या टू
230 वोल्ट आपको दिए, 2300 तो नहीं होंगे, 230 दिए होंगे। चले जो भी है वो 2300 तो का कैलकुलेशंस की, जो भी था, फर्क ठीक नहीं है। पड़ता। तो अगर उन्होंने कहा हुआ है कि वाई कनेक्शन है और वोल्टेज आपको दिए हुए सिंपल, तो फिर आपको उसको एज्यूम करें कि ये फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है, या सिंपल जिसको आप फेज वोल्टेज भी कह सकते हैं, ये नहीं कि विद लेकिन सर रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल वोल्टेज है। लोड के अक्रॉस तो वो लाइन वोल्टेज आ रही है ना, तो isn't it fair to assume अच्छा, कि 230 वोल्ट जो लोड के अक्रॉस अपियर हो रही है? कोई डायग्राम उन्होंने दी हुई है? कुछ भी नहीं दिया, बस सिर्फ लिखा हुआ है कि वाई कनेक्टेड लोड है, 230 वोल्ट है और 100 केवीए जो है ना उसकी पावर अच्छा, रेटिंग है, वाई और बोला कनेक्टेड कि इसका उन्होंने, लाइन ठीक करंट। है, उन्होंने ये बता दिया ना कि वाई कनेक्टेड लोड है, इसका मतलब है कि जो लोड है वो फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है। फिर तो कंफर्म है कि जो नहीं नहीं वोल्टेज है वो फेज। नहीं, लोड का कुछ नहीं 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 बताया सर, हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा। they said कि जनरेटर इज कनेक्टेड वाई कनेक्टेड, और जो वोल्टेज है सर, एक मिनट में क्वेश्चन यहाँ पे शेयर ही कर देता हूँ। जी जी, शेयर करते हैं। अच्छा, मैंने ये अपलोड कर दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिए पीडीएफ, और इसके साथ इंस्ट्रक्टर गाइड भी अपलोड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ जो आप ख्याल रखिएगा कि जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे ना, जिसमें आपने ब्रेकडाउन रीजन का टॉर्क आपने मेजर करना है और लॉक रोटर टॉर्क आपने मेजर करना है, तो जो इनपुट वोल्टेज है वो आप रखिएगा 210 वोल्ट। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा था 200, जब आप उसको वोल्टेज की नॉब को 100% कर देते हैं तो 230 वोल्ट अप्लाई होते हैं। और जो अकॉर्डिंग टू जो डाटा में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जब हम लेट सपोज 2.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो स्पीड होनी चाहिए थी 1200 समथिंग। लेकिन जब हम इसको 100% 230 वोल्ट अप्लाई करके 2.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाई कर रहे होते हैं, तो तब हमें जो स्पीड मिल रही होती है वो 1400 मिल रही होती है, डिफरेंस आ रहा होता है। तो जब आप वो डाटा टेबल बिल्ड कर रहे होंगे तो आप वोल्टेज को 210 रखिएगा, तो फिर आपको टेबल वाली वैल्यू सारी वही मिलेगी जो इंस्ट्रक्टर गाइड में दी हुई है आपको। सर आई हैव शेयर्ड द इमेज इधर चैट में, आप चेकआउट करें। अच्छा, आपने चैट में भेज दिया, मैं वेट करता हूँ, शायद आप स्क्रीन शेयर करेंगे। वो भी कर सकते हैं, आई डोंट थिंक हम अलाउड। अच्छा नहीं है, ओके वेल मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। अच्छा, 2300 वोल्ट 1000 kVA 50 हर्ट्ज 2 पोल बाई कनेक्टेड 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस और वाइंडिंग लॉसेस, कोर लॉसेस, नेट ऑपरेटिंग फुल लोड कंडीशन। ठीक है, वाई कनेक्टेड दिया हुआ है जनरेटर में। देखिए जनरेटर में आपके पास यूं ही समझे जैसे मैं आपको जनरेटर की मैं दिखा देता हूँ, वैसे मैंने बंद ही कर दी है। खैर, जनरेटर में आप यूं समझें कि आपके पास 3 वाइंडिंग्स हैं, जैसे स्क्विरल केज मोटर, इंडक्शन मोटर मैंने भी आपको दिखाया था कि 3 डिफरेंट वाइंडिंग्स थी। तो उन 3 वाइंडिंग पे हम इंडक्शन मोटर के केस में तो हमने वोल्टेज अप्लाई किए थे, ठीक है, उसके साथ पावर सप्लाई कनेक्ट की थी। लेकिन जनरेटर के केस में क्या होगा, उन 3 वाइंडिंग से हम आउटपुट ले रहे होंगे, ठीक है, मीन्स कि हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस अब जो उसने यहाँ पे बता दिया है कि वाई कनेक्टेड 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, तो इसका मतलब है कि जो वाइंडिंग्स है वो वाई कनेक्टेड में है, तो इसका मतलब है कि जो आगे लोड है वो भी वाई कनेक्टेड में ही होगा। ठीक है, इसने आगे आपको, अगर ये डेल्टा कनेक्शन में लोड होता तो ये आपको बताता कि डेल्टा कनेक्शन में लोड कनेक्टेड है। नहीं इसने वो आपको सही है, लोड, बट अभी जो 2300 जो वोल्ट है ये किसके अक्रॉस अपीयर हो रही है? ये ये जनरेटर के पर फेज के अक्रॉस अपीयर हो रही है या लोड के फेज के अक्रॉस अपीयर हो रही है? ये जनरेटर के पर फेज के क्रॉस आ रही है, मींस कि एक जनरेटर वाइंडिंग के के पर फेज आ रही है। दोनों टर्मिनल्स पे आप मेजर करेंगे ना तो 2300 वोल्ट आपको मिलेंगे। नहीं सर, वो तो उसने कहा है कि जो फेज टर्मिनल वोल्टेज है ना, इंटरनल वोल्टेज है, वो स्पेसिफाई करनी है, वो फाइंड करनी है। तो फिर या तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ट्रिवियल हो जाएगा, नहीं तो फिर ये चीज बहुत अजीब हो जाएगी। तो वही ना, बहुत जनरल से एम्बिग्यूइटी है, और बुक में भी कहीं पे ये रेफर्ड नहीं है, और बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो इसको साइड स्टेप करती हैं। बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनमें स्पेसिफाइड होता है कि हाँ इस तरह कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और अब इसके बाद जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग को देख लें। पावर रेटिंग में ये नहीं बताया हुआ कि ये जो लोड है वो उसके तीनों फेज कंबाइन होकर 100 केवीए 1000 केवीए कंज्यूम कर रहे हैं, या उसका एक टर्मिनल जो है ना वो 1000 केवीए कर रहा है। वैसे जनरली जो पावर होती है ना वो तीनों फेजेस के कंबाइन करके दी जाती है, मींस के टोटल पावर की बात कर रहे होते हैं हमेशा। सही। और
बट स्टिल दिस एम्बिगिटी रिमेन्स, ये जो वोल्टेज वाली है। सर वोल्टेज आप भी कह रहे हैं फिर ऑल फेजेस की मिला के होनी चाहिए, नहीं, टर्मिनल ऑल होनी फेज चाहिए मिला के वोल्टेज। होती है। नहीं मैं वोल्टेज ऑल फेजेस मेरे सॉरी टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। वैसे ये पर फेज वोल्टेज होगी, और जो पावर है वो तो इन तीनों फेजेस की एड अप करके होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है वैसे ये। हमने अज्यूम कर लिया, तो अब देखते हैं क्या होता है। I'm not going to change the assignment पूरी की पूरी, लेकिन चल देखते ये हैं। क्वेश्चन आपने बुक से लिया हुआ है? नहीं सर, ये सर की असाइनमेंट थी, आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक टू सर, तो बस फिर मैंने कभी इधर ही पूछ लेते हैं क्या करें। बाकी लेकिन मेथड वगैरह वी गेट इट, लेकिन जो जनरल एम्बिगिटी थी ना, कौन सी चीजें पर फेज है और कौन सी चीजें टोटल उसके अक्रॉस है, तो दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। चलो क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है। वैसे ये चीज, इस तरह के क्वेश्चन आपको गूगल पर बहुत सारे मिल जाएंगे, तो अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। थैंक यू सर। चलें, कोई अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा मुझे। जो आज की लैब के रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, आप ये 4.1 और 4.3 परफॉर्म करें, और जो मैं लेक्चर्स के साथ जो एडिशनल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो भी आप देखिएगा लाजमी, ठीक है। ख़ास तौर पर जो एडी करंट के रिलेटेड है और जो वेक्टर ग्रुपिंग के रिलेटेड है, तो वेक्टर ग्रुपिंग वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि जी जी सॉरी टू इंटरप्ट, ये कौन सी लैब है हमारी? ये लैब 9 होती है ना हमारी ये? हाँ, लास्ट टाइम हमने लैब की थी, मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन नंबर सीक्वेंस में आप चेक कर लें, मैं चेक कर लेता हूँ। जो हमारा नस्ट वाला लैब मैनुअल था, असल में यहाँ पर आपकी जो लैब जो नस्ट के मैनुअल में थी, आई थिंक वो सिंक्रोनस जनरेटर की थी, लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर से पहले मेरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर समझ आ जाए तो फिर सिंक्रोनस जनरेटर को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सिंक्रोनस जनरेटर को स्किप करवा के आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर करवा दी है पहले। ये लास्ट और टाइम आई आप थिंक हमारे पास हमने 2 लैब्स करनी थी, उसका सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है पार्ट 1 का। तो ये तो उससे पहले हमारे पास लैब 6 थी जो हमारी 2 लैब से कंसिस्ट करती थी, तो मतलब ये लैब 9 हाँ, हो अगर ये कहीं। लैब नंबर 9, उस हिसाब से ये लैब नंबर 9 बनेगी, ठीक है। बस आपके जो नस्ट का जो सीक्वेंस है हम वही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम लैब की थी ऑटो ट्रांसफार्मर की, और उसके बाद हमने किया था 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस, तो वो लैब नंबर 7 ऑटो ट्रांसफार्मर की है, और लैब नंबर 8 जो है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लैब है, लैब नंबर 9, वो थी इंट्रोडक्शन टू मशीन्स, ठीक है। इसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स आपको दिखा रहा था कि एसी मोटर कैसे होती है, डीसी मोटर कैसे हो, दिखने में कैसे होती है, ओपन करके ये वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो उसकी जगह उसके बाद जो नेक्स्ट लैब है वो 3 फेज अल्टरनेटर, जो कि सिंक्रोनस जनरेटर है, उसकी लैब थी। तो जो इंट्रोडक्शन टू मशीन थी ये मैंने स्किप कर दिया, और 3 फेज अल्टरनेटर जो इंडक्शन सॉरी जो सिंक्रोनस जनरेटर है लैब नंबर 10, वो भी स्किप कर दिया। इन दोनों की जगह डायरेक्ट मैंने जंप किया है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो कि लैब नंबर 12 है, ठीक है। आप लोगों के पास ये मैनुअल है ना पुराने वाला? यस सर। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। अच्छा, तो जो लैब नंबर 9 है, और लैब नंबर 10 और लैब नंबर 11, ठीक है। लैब नंबर 9 में तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ मशीन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, उनके पार्ट्स वगैरह ओपन करके दिखाते हैं कि रोटर कैसा होता है, स्टेटर कैसा होता है। वो मैं ट्राई करूंगा आपको इस पे एक लेक्चर बनाकर भेज दूं। और जो लैब नंबर 10 है वो 3 फेज अल्टरनेटर, ये आपका बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर है कि सिंक्रोनस जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन, ये आप फिर जो सिंक्रोनस जनरेटर लैब नंबर 10 में किया था उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं वापडा के साथ, ये भी एक लैब है, ठीक है। तो ये दोनों लैब्स सिंक्रोनस जनरेटर के रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इन सिंक्रोनस जनरेटर को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर होता है कि पहले आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, 3 फेज। तो इसलिए आपने चूंकि थ्योरी में वैसे तो नॉर्मली हाँ सबसे जो अच्छा तरीकेकार ये होता है कि पहले आप डीसी मोटर्स पढ़ें,
डीसी मोटर्स के बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स पढ़ें और उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ें और उसके बाद फिर सिंक्रोनस जनरेटर की तरफ जाएं। लेकिन चूंकि थ्योरी में आप पहले सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा है, तो फिर मैंने सर को ये कल मीटिंग मैंने सर के साथ की थी, उनको मैंने ये बताया था कि मैं फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर पहले करवा दूंगा, उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजी होगा समझने के लिए। क्योंकि अगर आपको इंडक्शन मोटर समझ आ जाती है तो फिर सिंक्रोनस जनरेटर भी समझ आ जाता है, लेकिन अगर आपको इंडक्शन मोटर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपको सिंक्रोनस जनरेटर भी समझना मुश्किल होगा, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर को आप सिंक्रोनस मोटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेसिक उसकी जो बेसिक्स हैं वो इंडक्शन मोटर वाली हैं। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस फॉलो करें तो ये आपकी लैब नंबर 9 ही है। ठीक है, और लेकिन इसका नाम क्या होगा, ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। राइट सर। अच्छा, और कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो? अच्छा, मैंने ना आपके लैब रिपोर्ट्स की सबमिशंस क्रिएट की थी, वो आपने देखी है? यस सर, कुछ अपलोड कर दिए हैं, कुछ पे काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, सर वो कोशिश जो करें वहाँ पर पीडीएफ फाइल पुरानी अपलोड जो करें। जी जी बताएं। सर वो जो पुरानी हमने जो लैब अपलोड की हुई थी ना, वो हमारे पास कॉपीज नहीं थी, तो वो हमने लैब में करके डायरेक्ट अपलोड कर दी थी। तो आप उस पोर्टल से डाउनलोड करके हमें वो लैब्स दे सकते हैं, या वो पोर्टल वापस ओपन कर दें कि हमने जो लैब्स अपलोड की हुई थी वहां से डाउनलोड कर दें? पुराना पोर्टल जो लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 था, उसका यस सर। पोर्टल? जी सर। अच्छा, मैंने ये वैसे नए पोर्टल क्रिएट किए हैं और पुराने पोर्टल शायद मैंने डिलीट कर दिए थे, तो वो तो फिर आपकी लैब्स ज़ाया हो गई होंगी। मैं ओपन चलें करके सर, कर लेंगे, देखता। मैनेज कर लेंगे फिर। आपके पास सॉफ्ट कॉपी में नहीं पड़ी होंगी? नहीं सर, वो लैब में की थी, लैब में डायरेक्ट अपलोड कर दी थी, बट देख लेंगे फिर, हम ईमेल्स वगैरह चेक कर लेंगे, क्या पता कॉपी भेज दी हो कहीं से। चलें, आप देखिएगा, मैं एक दफ़ा पोर्टल ओपन करके देख लेता हूँ कि मैंने पुराने पोर्टल की डेट एक्सटेंड की थी या मैंने पुराना पोर्टल ही डिलीट कर दिया था। मैं एक दफ़ा ये चेक कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी बताएं। अगर लैब तो लीव कर लें सर। हाँ, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, फिर आप लीव कर दीजिएगा। नहीं, मैंने जो पुराने पोर्टल थे वो डिलीट कर दिए थे, तो आप ट्राई करें, अगर आपको कहीं से पुरानी लैब रिपोर्ट्स मिल जाएं तो आप वो अपलोड कर दें दोबारा से। कोशिश कीजिएगा पीडीएफ फाइल अपलोड करें। लैब 8 तक अपलोडेड है, लैब 9 आज हमने किया है, तो लैब 9 का पोर्टल मैं जनरेट कर दूंगा। तो आपने करना क्या है कि लैब 9 की जो रिपोर्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर, जब इसका टॉपिक 4.1, 4.2 और 4.3 ये तीनों टॉपिक्स जब कंप्लीट होंगे तब आपने उसकी रिपोर्ट अपलोड करनी है। ठीक है, तो पोर्टल भी मैं नेक्स्ट वीक में क्रिएट कर दूंगा, तब आप अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ टॉपिक्स मैं पहले कवर करवाता होता था लैब में, लेकिन यहाँ पर आप थ्योरी में नहीं पढ़ते, तो लैब में भी सर ने मुझे मना कर दिया कि आप वो बेशक लैब में ना करवाएं। मैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जैसे अगर पार्ट 1 की लैब आप ओपन करें, आप लोगों को फेस सीक्वेंस का आइडिया है? फेस सीक्वेंस आपने पढ़ा ना पहली लैब में? यस सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फेस सीक्वेंस की भी एक लैब होती है, तो फेस सीक्वेंस की लैब एज अ ओपन एंडेड लैब मैं आपको दे दूंगा। आपने फेस सीक्वेंस बस मेजर करने होते हैं कि
फेजेस के थ्रू, और उसके 2 मेथड्स हैं वो आपने करने होते हैं। अच्छा, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि पावर मेजर करने के जो 2 मेथड्स हैं, एक 2 वाट मीटर मेथड है और 3 वाट मीटर मेथड है। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये 2 वाट मीटर मेथड की डायग्राम है, जो मैंने अभी पहले भी आपको शो की है। आपके 3 डिफरेंट लोड्स कनेक्टेड हैं वाई कनेक्शन में, और आप करंट मेजर कर रहे हैं फेज 1 और फेज 3 का, और सेंटर में जो फेज नंबर 2 है उसको रेफरेंस लेके E1 और E2 मीटर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं। तो E1 आपको लाइन वोल्टेज देगा और I1 आपको लाइन करंट देगा। इसी तरह E2 आपको लाइन वोल्टेज और I2 लाइन करंट देगा। आप इन दोनों पावर्स को कैलकुलेट करें, E1 I1 E2 I2, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट पावर होगी वो 3 वाट मीटर मेथड के इक्विवेलेंट ही मिलेगी। ठीक है, 3 वाट मीटर की जो डायग्राम है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वाट मीटर की डायग्राम नहीं मिली। बहरहाल उसमें ये होगा कि आपके हर फेज के ऊपर करंट मेजर कर रहे होंगे और हर फेज का इंडिविजुअल आप मेजर कर रहे होंगे वोल्टेज, और फिर तीनों फेजेस की पावर को ऐड करेंगे तो वो एग्जैक्टली वही पावर मिलेगी जो आप 2 पावर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो 2 टॉपिक्स हैं जो एडिशनल मैं वहाँ एयर यूनिवर्सिटी में करवाता होता था, लेकिन यहाँ पर आप चूँकि थ्योरी में नहीं पढ़ते तो हम कवर नहीं करवाते। तो जो पहला टॉपिक है वो है ओपन डेल्टा कनेक्शन। आपने डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा टू डेल्टा, वाई टू डेल्टा कनेक्शन आपने पढ़े हैं। तो ओपन डेल्टा क्या होता है कि सपोज आपने एक डेल्टा कनेक्शन क्रिएट किया और वो डेल्टा कनेक्शन आपका किसी एक पॉइंट से ब्रेक हो जाता है। जैसे ये एक पॉइंट दिखाया हुआ है कि लेट सपोज ये वाला पॉइंट आपका ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब है कि जो फेज नंबर 3 है, ये जो थर्ड वाइंडिंग है, ये अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ जो पावर सप्लाई कर रहे हैं वो फेज 1 और फेज 2 जो सेकेंडरी साइड पर है वो पावर सप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, पहले जितनी अभी आप पावर डिलीवर कर रहे थे, अब पावर डिलीवरी उससे कम हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज पहले आप पावर डिलीवर कर रहे थे, यहाँ उसने एग्जांपल दी है 100% जो पावर आप पहले डिलीवर कर रहे थे, अब आप जो पावर डिलीवर कर पाएंगे वो 57.7% ऑफ द टोटल पावर आप डिलीवर करेंगे। ठीक है, सपोज के आपने 3 ट्रांसफार्मर्स कनेक्ट किए हुए डेल्टा में, और इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की जो रेटेड पावर है वो 50 kVA है, तो 3 ट्रांसफार्मर्स की एड अप होके 150 kVA टोटल पावर हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें से कोई एक ट्रांसफार्मर, लेट सपोज ये थर्ड वाइंडिंग आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो सिर्फ अब 2 ट्रांसफार्मर्स पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो पावर आउटपुट अब आपको कितनी मिलेगी? 57.7% ऑफ द टोटल। 150 का 57.7% निकालें तो आप जो रिमेनिंग पावर है वो अब आप डिलीवर कर रहे होंगे। लेट्स सपोज अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 157.7 का 87.7% निकालें तो आपको मिलेगी 86.6 kVA। ठीक है, तो ये आपकी पावर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पावर कट ऑफ नहीं होगी बिल्कुल, लेकिन बस पावर कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब आपके अगर आप लोड को रिड्यूस नहीं करेंगे तो आपके ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडेड में काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है। कुछ समझ आया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया? ये पार्ट 1 के सबसे एंड पर जाएंगे तो आपको ओपन डेल्टा कनेक्शन मिलेगा। ये सर समझ आ गया।
अच्छा, इसी तरह एक और स्पेशल कनेक्शन की हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। ऑटो ट्रांसफार्मर की जो लैब थी, इसकी नेक्स्ट लैब आपको मिलेगी ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। तो ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल में क्या होता है कि हम दो ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे दोनों ट्रांसफार्मर्स की प्राइमरी के साथ कनेक्ट हो जाएगी और सेकेंडरी के साथ शॉर्ट हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, आपके जो वो करंट है वो दो ट्रांसफार्मर्स पे डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज आपका सिंगल ट्रांसफार्मर 100 VA अपैरेंट पावर का है, तो दो ट्रांसफार्मर्स ऐड अप होकर 200 VA अपैरेंट पावर आप लोड को सप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने दो बैटरीज को पैरेलल में ऐड कर दिया तो करंट आउटपुट आपका डबल हो गया, ठीक है। वोल्टेज सेम रहेंगे, करंट आउटपुट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको पैरेलल करने के लिए कुछ शराइत हैं। शराइत ये है कि सबसे पहले तो आपकी जो पोलैरिटी है, डॉट पोलैरिटीज, वो सेम होनी चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर्स की, सेकेंडरी साइड पर और प्राइमरी साइड पर, ठीक है। अगर वो सेम नहीं होंगी और आप कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो आप बगैर लोड लगाए भी सेकेंडरी साइड पर करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसको हम सर्कुलेशन करंट कहते हैं, ठीक है। तो आपकी इस वाले लूप के अंदर जो सेकेंडरी साइड पे लूप आपका बन रहा है, इसमें करंट बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा और वो वाइंडिंग को डैमेज कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें क्या करें कि पोलैरिटीज़ को वेरीफाई करें कि पोलैरिटीज़ आपने बिल्कुल ठीक कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है इसमें, आपने ये वेरीफाई करना है कि जो वोल्टेज रेशियोज हैं या जो टर्न्स रेशियो हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर वो बराबर नहीं है तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है एक वाइंडिंग के, लेट सपोज इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, दूसरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है वो उसके सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होंगे, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसके सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज कम आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो नुकसान क्या होगा, जिसके वोल्टेज ज़्यादा है वो करंट आउटपुट फ्लो करवाएगा, जिसके वोल्टेज है उसकी, जिसके वोल्टेज कम है उसकी तरफ। ये ऐसे ही है जैसे आपने दो बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट कर दी है, एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी है। तो 12 वोल्ट वाली बैटरी 6 वोल्ट वाली बैटरी को चार्ज करने लग जाएगी, उसमें करंट फ्लो करवाएगी। तो लेकिन 6 वोल्ट की बैटरी अपने रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज उसको मिल रहे हैं तो वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना था कि आपके टर्न्स रेशियो क्या है वो बराबर होने चाहिए, ताकि आपकी वोल्टेज रेशियोज जो हैं वो बराबर रहें। आपकी जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आप जब भी पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो आपने जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट पर ये सर्किट क्लोज करने से पहले एक वोल्ट मीटर लगा लें, जिससे हमने डेल्टा के कनेक्शन में किया था कि डेल्टा सर्किट क्लोज करने से पहले हमने वोल्ट मीटर लगाया था और चेक किया था कि यहाँ पर वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो यहाँ वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो फिर आप इस सर्किट को शॉर्ट कर दें। अगर वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपकी टर्न्स रेशियो बराबर नहीं है, तो फिर आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक दूसरी कंडीशन ही होगी। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या आती है कि इम्पिडेंस रेशियोज, दोनों ट्रांसफार्मर की जो इंटरनल लॉसेज हैं वो भी बराबर होने चाहिए। बेशक आपने वोल्टेज रेशियो बराबर कर दिया, आपने उनके टर्न्स रेशियो बराबर कर दिए, पोलैरिटीज आपने सेम कर दी, लेकिन इंटरनल लॉसेज अगर इनके डिफरेंट है तो क्या होगा, दोनों ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो डिफरेंट होगी। तो दोनों ट्रांसफार्मर्स के ऊपर जो लोड है वो डिफरेंट होगा। अगर दोनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल आपने कनेक्ट किए हैं तो 200 VA का जो लोड है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 100 VA एक ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा होगा और 100 VA दूसरा ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। और इन दोनों का करंट्स ऐड अप होके लोड में से गुजरेगा तो लोड को क्या मिलेगा, डबल अमाउंट ऑफ पावर मिल रही होगी, 200 VA। लेकिन अगर दोनों ट्रांसफार्मर्स की वोल्टेज रेगुलेशन डिफरेंट है तो हो सकता है कि एक ट्रांसफार्मर 100 VA सप्लाई ना कर रहा हो, ज़्यादा सप्लाई कर रहा हो, दूसरा ट्रांसफार्मर कम सप्लाई कर रहा हो, ठीक है। तो आपका ट्रांसफार्मर रेटेड है 100 VA का, लेकिन हो सकता है ये 150 VA सप्लाई कर रहा हो और दूसरा ट्रांसफार्मर 50 VA सप्लाई कर रहा हो सिर्फ, और दोनों टोटल एड अप होकर 200 लोड को तो अपनी पावर मिल रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर्स में से एक ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड में काम कर रहा है, एक अंडरलोडेड में काम कर रहा है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपकी इम्पिडेंस रेशियोज जो हैं R/X, जो हम रेशियोज वो लॉसेस में फाइंड करते हैं, एडी करंट लॉस और दूसरे जो कॉपर लॉसेस फाइंड निकालते हैं, अगर वो भी डिफरेंट है तो फिर आपके लोडिंग डिफरेंट होगी ट्रांसफार्मर की। एक ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड काम कर रहा होगा, एक अंडरलोडेड में काम कर रहा होगा, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना होता है। तो ये वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए कि अगर आप इसको देख लें, ये वाली लैब अगर स्टडी कर लें तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, कुछ इसमें समझ आई है टॉपिक की? यस सर। सर आगे सर बस अटेंडेंस लेने टाइम का क्लास का टाइम ओवर हो रहा है अभी लैब। हाँ, क्लास का टाइम चलें, ठीक है, बस आप लोग लैब परफॉर्म कीजिएगा और कोई इशू आया तो फिर बताइएगा। मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ आपकी। ठीक है, आपकी क्लास का सीआर कौन है? सर उतरना है सर। जी सर। हुज़ैमा, जी हुज़ैमा, आप मुझे फ्री होके ना आज किसी टाइम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपसे कुछ डिस्कस करनी लैब्स के बारे में, तो मुझे फ्री होकर आप मुझे टेक्स्ट करना। श्योर सर। ठीक है, चलिए मैंने अटेंडेंस मार्क कर लिया, बेशक लीव कर जाए।